ओके, गुड आफ्टरनून फॉर। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में पढ़े थे रॉट आयरन के बारे में। फिर आज देखेंगे हम स्टील के बारे में, ठीक है ना। तो आज पीडीएफ अभी एक्सटेंड किए हैं, पीडीएफ से अभी ओपन करते हैं। ग्रुप में तो सबको मिल गया होगा पीडीएफ। स्टील के बारे में पढ़ेंगे तो लास्ट क्लास में बताया था हम स्टील के बारे में, तो थोड़ा ही सा पढ़ेंगे आज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हमको सबसे पहले तो देखेंगे कि स्टील का ये जो फिगर शो हो रहा है बेसेमर कन्वर्टर का, ये डायग्राम हो सकता है कि एग्जाम में आए कि इस डायग्राम को बनाया जाए, ठीक है ना। बेसेमर कन्वर्टर का किस तरह से फिगर रहता है, इस तरह का रहता है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल रहता है, ऊपर में कोनिकल शेप करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे हम हॉट एयर पास कराते हैं तो क्या होता है कि मोल्टेन पिग का जितना भी इम्प्यूरिटी सब है वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या क्या देखना है, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील देखेंगे। फिर उसके बाद यूजेस ऑफ स्टील में हम तीन तरह का, माइल्ड स्टील, मीडियम और हाई कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का मेनली क्या होता है कि कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड करता है। ओके, स्टील जो है हमारा वो डिपेंड करता है कार्बन के परसेंटेज, कितना कार्बन परसेंटेज है, ठीक है ना। तो हमारा कार्बन परसेंटेज स्टील में लेवल वो होता है कि 1.5% तक रहता है, ठीक है ना। इस तरह से रहता है, तो हम देख लेंगे इसके बारे में कितना परसेंटेज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज का फैक्टर है? पहले तो इम्प्यूरिटीज हो गया, कार्बन कंटेंट हो गया। कार्बन कंटेंट पे कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक तो हमारा बीटल होगा, और फिर उसके बाद बीटल होगा, हार्ड स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा, टफ टफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर कार्बन कंटेंट लो रहता है तो उस तरह से क्या करते हैं, माइल्ड स्टील की फॉर्म में रहता है, ठीक है। एक हीट ट्रीटमेंट, तो हीट ट्रीटमेंट तीसरा नंबर पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये तीसरा नंबर का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करके, ठीक है ना। हीट ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस भी देखेंगे। मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील तक हम देख लेंगे। ड्राइंग होता है, फॉर्जिंग होता है, प्रेसिंग होता है, रोलिंग होता है, ठीक है ना। हीट ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट में यहाँ तक देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टील के बारे में जान लेते हैं कि स्टील क्या है। तो स्टील हमारा सब्सटेंस, एक फेरस सब्सटेंस है, ठीक है। स्टील इज अ फेरस सब्सटेंस। इसका कार्बन मेनली ये डिपेंड करता है स्टील का प्रॉपर्टीज की कि इसका कार्बन परसेंटेज कितना है, ठीक है। जैसा कार्बन परसेंटेज आएगा उस हिसाब से इसका प्रॉपर्टीज चेंज करेगा। ओके, रॉट आयरन और कास्ट आयरन और स्टील, ठीक है, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। स्टील जो है हमारा कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच का प्रॉपर्टी शो करता है। कास्ट आयरन में कार्बन परसेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर रॉट आयरन में हमारा कार्बन परसेंट थोड़ा कम होता है, ठीक है। फिर स्टील जो है उसका कार्बन परसेंटेज जो होता है रॉट आयरन और कास्ट आयरन के बीच में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करता है कि कास्ट आयरन का जो क्या प्रॉपर्टी है, कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी को बीटल होता है, ठीक है। उसका एक निगेटिव प्रॉपर्टी बीटल होता है, लेकिन उसके साथ साथ टफनेस भी रहता है उसके पास, ठीक है। तो स्टील जो है हमारा क्या करता है कि वहां से टफनेस वाला प्रॉपर्टी अच्छा उठाता है, और रॉट आयरन से जो है थोड़ा ये डक्टाइल प्रॉपर्टी उठा लेता है, ठीक है। क्योंकि इसका रॉट आयरन जितना कार्बन परसेंट बढ़ाते जाओगे उतना ही हमारा क्या होगा कि स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, लेकिन क्या उसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि बिटनेस भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टील है इसमें हम क्या करते हैं कि अभी का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टील है तो उन पे हम क्या करते हैं कि इसमें हर चीज में स्टील स्टील का भी इस्तेमाल है। कंट्री का जो प्रोडक्टिविटी हमारा देखा जाता है कि कितना स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक स्टील का नेगेटिव प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। इसके हिसाब से हमको जब स्टील को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ हमको ऑक्सीजन प्लांट भी उसका रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, ठीक है। ये देखो, ओके, देख लेते हैं। तो ये जो 7 प्रोसेस है हमारा, 7 को प्रोसेस 7 प्रोसेस है, ठीक है। डेसिमल कन्वर्टर सिमेंटेशन को भी हम डिस्कार्ड कर दिए हैं, इसको भी यूज करते हैं। क्रूसिबल प्रोसेस
क्रूसिबल है, तो क्रूसिबल प्रोसेस का कि जो हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना हॉस्पिटल्स का, वो हम क्रूसिबल स्टील प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे बनता है, क्योंकि थोड़ा हाई क्वालिटी का यहाँ पे स्टील बनता है, ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि ड्यूप्लेक्स है हमारा, ड्यूप्लेक्स प्रोसेस भी देख लेंगे। इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस से क्या है कि बिजली खर्चा हमारा ज़्यादा आएगा, तो इसमें लार्ज और बल्क क्वांटिटी में हम नहीं बना सकते यहाँ पे। और जो इंडिया में हमारा जो स्टील मैन्युफैक्चर होता है वो होता है एलडी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एलडी प्रोसेस होता है, इसका फुल फॉर्म को याद नहीं है, एलडी करके कुछ है इसका नाम, साइंटिस्ट का नाम है एलडी, ठीक है। ओपन हार्ट प्रोसेस जो है जनरली क्या, ओपन हार्ट प्रोसेस क्या है हमारा, ओपन हार्ट प्रोसेस में है कि बेसिमर प्रोसेस जब बना था, ठीक है ना, जब बेसिमर प्रोसेस बना था तो इसको क्या मॉडिफाई करके हम ओपन हार्ट प्रोसेस बनाए, ठीक है। ये तो सबसे शुरू में मैन्युफैक्चरिंग किए थे, तुमको बेसिमर प्रोसेस बना था। ये सब हम अभी देखेंगे डिटेल में अभी, ठीक है, अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमें क्या देखना होगा, यूजेज ऑफ स्टील में हम बता ही दिए हैं, 3 तरह का स्टील है, और उसका यूजेज देख लेंगे, माइल्ड स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है, और हाई कार्बन स्टील है, ओके। और फिर इसके बाद फैक्टर्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, 3 गो फैक्टर है, एक कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, इम्प्यूरिटीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह का इम्प्यूरिटीज है, तो जैसे कि तुम्हारा फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जो इम्प्यूरिटीज है इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा स्टील के जो स्ट्रेंथ है उस पर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, बिटलनेस हो जाएगा, चाहे स्टील में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर रेजिस्ट नहीं कर पाना है, ये सब भी हमारा होगा। फिर हीट ट्रीटमेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, तो स्टील से मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है ना, स्टील से जितना भी हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सब स्टील से बनता है। तो इसमें क्या है, कार्बन परसेंटेज कितना रहना चाहिए, सिलिकॉन का परसेंट कितना रहना चाहिए, सल्फर फास्फोरस का कितना परसेंट रहना चाहिए, और मैग्नीज का हमारा कितना परसेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। इतना परसेंट एक्सपेक्टेड रेंज में रहेगा तो हमारा जो स्टील है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर हमारा डिफेक्ट इन स्टील है, तो डिफेक्ट इन स्टील में क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सा दिक्कत आ रहा है, कैविटीज एंड ब्लोज है, कोल्ड शॉर्टेडनेस है। कोल्ड शॉर्टेज में क्या होता है कि हमारा फॉस्फोरस का मात्रा में हमारा सल्फर का मात्रा ज्यादा हो जाता है। सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जब हमारा ओके, सेग्रीगेशन में क्या होता है ना कि जब उसके टॉप सरफेस पे ना वो थोड़ा उस पे जल्दी सॉलिडिफाई कर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि टॉप सरफेस पे थोड़ा ये आ जाता है, रफनेस टाइप का आ जाता है, ठीक है ना, उसी को सेग्रीगेशन कहा जाता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील और हार्ड स्टील ये देख लेंगे। इसका प्रॉपर्टीज में मेनली याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 7.8 है, इसका 7.9, ठीक है। बाकी सब तो प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। जैसे हमारा एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बताना भूल गए, प्रॉपर्टी क्या है स्टील का, कि स्टील जो है टेंशन और कंप्रेशन दोनों में हमारा बढ़िया से वर्क करता है, ठीक है ना। लेकिन वही हम देखेंगे कि कास्ट आयरन हो तो कास्ट आयरन जो है हमारा कंप्रेसिव लोड ले सकता है, ठीक है ना, वो थोड़ा ब्रिटल नेचर का होता है। और रॉट आयरन जो है हमारा टेंसाइल लोड ले सकता है, लेकिन वो दोनों नहीं ले सकता, लेकिन स्टील जो है हमारा दोनों ले सकता है, ठीक है। चलो तब देखते हैं यहाँ पे start करते हैं। अभी तो यहाँ जनरल में क्या बोल रहा है, ओवरऑल तो बता दिए हैं। कार्बन परसेंटेज कितना रहना चाहिए स्टील में, कार्बन परसेंट रहना चाहिए, ये देख लो 0.25 से 1.5% तक, ठीक है। क्या कर रहा है जनरल में, as far as the carbon content is concerned, the steel forms an intermediate stage between the cast iron and the wrought iron। कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच का स्टील स्टेज फॉर्म करता है, ठीक है। द कास्ट आयरन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एज फार एज द कार्बन कंटेंट जब तक हमारा महत्व है, कंसर्निंग हमारा क्या है यहाँ पे, कार्बन का परसेंटेज कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बन परसेंटेज को महत्व देते हुए फिर कर रहा है द कास्ट आयरन कॉन्टेंट कार्बन है फ्रॉम 2 to 4%, कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज 2 से 4% है, ओके। फिर रॉट आयरन का कार्बन परसेंटेज कितना है हमारा, नॉट एक्सीड 0.15%, ठीक है, 0.15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन स्टील द कार्बन कंटेंट वैरीज फ्रॉम एनीथिंग एनीथिंग बिलो 0.15, सॉरी
0.25% 1.5%। ओके, ये देख लो 0.25% कितना है, 0.25%, 0.15% से ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा हमारा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हमारा हो सकता है 1.5% तक स्टील में, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारा 1.5%, 2 से 4 से ज्यादा, 2 से 4 से कम है ना, 2 से 4 वाला जो कास्ट आयरन है इससे कम है, ठीक है। एक तो हमारा क्या होगा इसका, इस जो रेंज है ये रेंज किसके बीच में लाई कर रहा है, कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में इसका रेंज लाई कर रहा है, ठीक है ना। ओके, this is due to the fact that carbon, if in excess to the excess of 1.5%, does not combine with the iron and it is present as a free graphite। कार्बन का परसेंटेज हम जैसे बढ़ाते जाते हैं ना, तो वो क्या करता है कि आयरन के साथ कंबाइन न करके फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कास्ट आयरन में उसमें क्या होता है कि वो उसमें फ्री ग्रेफाइट का मात्रा रहता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कास्ट आयरन और स्टील को कंपेयर करते हैं, तो स्टील और कास्ट में ये अंतर है, स्टील में हमारा फ्री ग्रेफाइट नहीं रहता है, कास्ट आयरन में हमारा फ्री ग्रेफाइट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, और कार्बन जो है मैक्सिमम कितना परसेंट कंबाइन कर सकता है लोहा से, आयरन से 1.5% तक मैक्सिमम कंबाइन कर सकता है। कितना कर सकता है, 1.5% तक मैक्सिमम कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा कार्बन परसेंटेज बढ़ाते फ्रीली फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट करेगा उस मेटल में, ठीक है। ये पढ़ लो, देख लेते। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कार्बन if in excess of the 1.5% does not combine with the iron, it is present as a free graphite। Thus the dividing line of cast iron, important line है, the dividing line of the cast iron and the steel is the presence of the free graphite, ठीक है। is the presence of free graphite हमारा dividing line है, ठीक है। if there is no free graphite in the composition of a material, it is said to be steel। का कोई free graphite नहीं है, फ्री ग्रेफाइट करने का मतलब कि सिंपल फ्री कार्बन एटम्स वो नहीं है, तो हमारा स्टील हो जाएगा। अगर फ्री ग्रेफाइट है, अदर एंड इफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री ग्रेफाइट इंडिकेट्स द मटेरियल टू बी द कास्ट, मटेरियल इज कास्ट आयरन, ठीक है। फ्री ग्रेफाइट है हमारा, तो मटेरियल क्या है हमारा, कास्ट आयरन हो जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कास्ट आयरन फ्री का। अब स्टील है, ये पढ़ो, द स्टील बिकम्स हार्डर एंड टफर एज द कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो टफनेस हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। टफनेस बढ़ेगा उसी हिसाब से बिटलनेस हमारा, बिटलनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। वो मटेरियल बिटल हो जाता है। एज द स्टील बिकम्स हार्डर एंड टफर एज इट्स कार्बन कंटेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ 1.5%, मैक्सिमम लेवल हमारा कितना था, 125 से लेकर 1.5% था, ओके। एंड एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ 1.5% ऑल द कार्बन gets into the chemical combination with the iron and none exist as a free state, मतलब कि 1.5% तक अगर हमारा कार्बन परसेंटेज है, तो हमारा जितना भी केमिकल कंपोजिशन होगा आयरन के साथ, केमिकल कंपोजिशन जो भी केमिकल कंबाइन करेगा, वो टोटली क्या करेगा, वो टोटली आयरन के साथ अगर वो कार्बन एटम्स कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे बोल रहा है द कास्ट आयरन कैन टेक अप ओनली द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये बोले ना, कास्ट आयरन हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस लेता है and its use is limited to the compression members only। The wrought iron is a fibrous nature, it is suitable for the tensile stress। ओके, तो यहाँ पे क्या कमी है हमारे पास, कास्ट आयरन सिर्फ कंप्रेशन लोड ले सकता है, रॉट आयरन सिर्फ टेंसाइल लोड ले सकता है, लेकिन हमारा जो स्टील है वो इक्वली स्ट्रांग होता है टेंशन और कंप्रेशन दोनों में, ओके। स्टील हमारा इक्वली स्ट्रांग होता है टेंशन और कंप्रेशन दोनों में। अभी यहाँ देख लो, the steel is suitable for all construction purposes in general and hence it has practically replaced the cast and wrought iron in the present day of the बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा आजकल क्या होता है कि सब जगह स्टील का इस्तेमाल होता है, वाटर टैंक भी है तो स्टील भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन दोनों लोड इक्वली लोड करता है। इट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन द कंप्रेशन एज वेल एज इन द टेंशन। अब और स्टील और कास्ट आयरन में क्या अंतर है, स्टील और कास्ट आयरन में ये, ओके, स्टील और कास्ट आयरन में हमारा क्या अंतर है, स्टील और कास्ट आयरन में ये अंतर है कि हमारा जो कार्बन परसेंटेज है फ्री ग्रेफाइट, कार्बन एज ए फ्री ग्रेफाइट एटम्स हमारा कास्ट आयरन में रहता है, लेकिन स्टील में जो है 1.5% तक ही हम कार्बन कंटेंट रखते हैं। उसमें क्या होता है कि 1.5% तक हमारा टोटली जो आयरन के साथ जो कंबाइन करना रहता है वो कार्बन टोटली कंबाइन कर देता है। अब स्टील और रॉट आयरन में क्या अंतर है कि जब रॉट आयरन नाइट्रिक एसिड हम एक ड्रॉप गिराएंगे स्टील पे, तो वो डार्क ग्रे स्टेन छोड़ेगा।
If a drop of nitric acid is placed on the steel, it will produce a dark ray stain due to the presence of the higher percentage of carbon content. डार्क रे स्टेन क्यों छोड़ेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। हायर परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में? रॉट आयरन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इफ द सेम प्रोसीड्योर इज कैरिड आउट ऑन रॉट आयरन, द स्टेन विल बी डार्क, जो है थोड़ा हल्का होगा, ठीक है ना। डार्क ग्रे स्टेन हमारा किस में शो करेगा? स्टील पे। किसके प्रेजेंस में? नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। दस द माइल्ड स्टील एंड रॉट आयरन कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय द सिंपल प्रोसेस, ठीक है। माइल्ड स्टील और रॉट आयरन को किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? नाइट्रिक एसिड गिराएंगे, तो नाइट्रिक एसिड गिराएंगे तो डार्क ग्रे स्टेन हमारा होगा, तो रॉट आयरन सॉरी स्टील हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई है। लाइट स्टील रहेगा तो वो रॉट आयरन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ा है कि फाइनल बैटल बिटवीन द कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड द स्टील was fought on the field of the construction of skyscrapers. The column of early skeleton of the skyscrapers were of cast iron and the beams were of wrought iron. पहले का जो बिल्डिंग बनता था स्काई स्क्रेपर, मतलब हाई राइज बिल्डिंग, उसका जो कॉलम है कास्ट आयरन का रहता था और बीम जो है हमारा रॉट आयरन का रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि हम अभी बताए हुए हैं, जो हमारा कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन इज स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन एंड रॉट आयरन इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। तो मान लो कि यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है, ये कॉलम है, ये बीम है, ठीक है, इस तरह से, ये देख रहे हो। अगर यहाँ पे कोई एक लोड लगता है, एक लोड लगता है, तो पे जो है हमारा क्या आएगा? कॉलम पे कंप्रेशन आ जाएगा और बीम वाले सेक्शन पे हमारा क्या आएगा? बीम इस तरह से बेंड करना चाहेगा तो बीम पे हमारा टेंशन आ जाएगा, ओके। तो पहले का जो हाई राइज बिल्डिंग था, हम क्या करते थे? कॉलम के लिए अलग मटेरियल, बीम के लिए अलग मटेरियल। बीम के लिए हमारा रॉट है ना, कॉलम के लिए हमारा कास्ट है। कॉलम पे कंप्रेशन आ गया, बीम पे टेंशन आ गया, ओके। ओके। लेकिन जो स्टील है, स्टील हमारा इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों है, ठीक है। स्टील को सबसे पहले मैन्युफैक्चर कौन किए थे? तो बेसेमर किए थे, ठीक है ना। सर हेनरी बेसेमर 1898 of England invented his converter in 1857 and it came into use from 1880 and so the introduction of open hearth process, open hearth process आगे पढ़ेंगे manufacturing में, brought the final victory to the steel because it produced better quality steel that could take up higher working stress, ठीक है। पहले तो बेसिमर प्रोसेस हुआ, बेसिमर कन्वर्टर है, वहां से हम प्रोसेस को अपग्रेड करके ओपन हर्थ में लाए। ओपन हर्थ में क्या है कि बस तुम्हारा जो हमारा फर्नेस है, ओपन हर्थ में जो फर्नेस है उसमें हम क्या करते हैं कि हर्थ रहता है, हर्थ पे हम मटेरियल डाल देते हैं, पिग आयरन उसमें क्या करते हैं कि हॉट एयर पास कराते हैं। हॉट एयर के बाद क्या होता है कि उसमें ऑटोमेटिक, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो मेल्ट करता है, हम गर्म हवा क्यों पास करा रहे हैं? हवा पास करने का मेन पर्पस ये है कि जो हमारा पिग आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करा देना है हमें। बस यही पर्पस है। जितना भी हमारा प्रोसेस है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है हमारा, इसमें टोटल हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज हो चाहे जो भी अदर कंपोनेंट्स है उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं हम। The presence of the present age of steel, the present age of steel, and as a matter of fact, industrial progress and the financial are estimated directly by the volume of इस ईयरली स्टील आउटपुट। कितना हमारा वॉल्यूम स्टील करता है, उस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारा पता चलता है। जापान यूएसए एंड फार्मर यूएसए आर प्रोड्यूसिंग नियरली 1100 to 1250 million kilo newton of steel per year. Britain, Germany, US, Germany, France produce 350 to 400 million किलोमीटर ऑफ स्टील एंड ईच एनुअली। इंडिया कितना हमारा प्रोड्यूस करता है? तो इंडिया हमारा प्रोड्यूस करता है 100 से लेकर 120 मिलियन। स्टील प्रोड्यूस बाय इंडिया इज अबाउट 100 to 120 मिलियन किलो न्यूटन पर ईयर। द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द होल स्टील इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स इज सेम। हेडक्वार्टर में दिल्ली में है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। हमारा कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील है? पहला है बेसिमर सीमेंटेशन प्रोसेस, बेसिमर प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस में बताए हैं, क्रूसिबल प्रोसेस में क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम जो बनाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स के द्वारा, तो है तो वो हमारा क्रूसिबल में बनता है, ठीक है ना। ड्यूप्लेक्स में बनता है, ड्यूप्लेक्स में पढ़ेंगे वो कुछ नहीं है, बस दो प्रोसेस लेके हम आपस में जोड़ देते हैं। इसका एक प्रोसेस, इसका एक मेथड उठाते हैं ओपन बेसिमर का, ओपन हर्थ का एक मेथड उठाते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? दोनों को कंबाइन करने पे हमारा ड्यूप्लेक्स बन जाता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, फिर एलडी प्रोसेस है, एलडी प्रोसेस है, फिर ओपन हार्ट प्रोसेस। एलडी प्रोसेस में क्या करते हैं कि यहाँ पे बेसिमर प्रोसेस में क्या करते हैं
बेसिमर प्रोसेस में हम एयर का पासेज कराते हैं, ठीक है ना। एलडी प्रोसेस में क्या करते हैं कि प्योर ऑक्सीजन का पास कराते हैं। जब हम प्योर ऑक्सीजन का पास करेंगे, यहाँ पे एयर पास कराते हैं, एलडी वाले में हम ऑक्सीजन पास कराते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे स्लैग जो जनरेट होता है, स्लैग स्लैग क्या होता है, इम्प्यूरिटीज अलॉन्ग विथ आयरन। आयरन के साथ जो इम्प्यूरिटीज रहता है, जो हमारा आयरन हेवी रहता है, स्लैग हमारा लाइटर रहता है, तो वो हमारा स्लैग जो है कम जनरेट होता है एलडी प्रोसेस में। ओके, ये 7 का प्रोसेस कौन कौन सा है? पहला बेसिमर, सीमेंटेशन, क्रूसिबल, डुप्लेक्स, इलेक्ट्रिक, एलडी, ओपन हार्ट। ओके, चलो। तो बेसिमर में हम सबसे पहले देख लेते हैं बेसिमर का फिगर। बेसिमर प्रोसेस में ये हमारा फिगर इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये पास फिगर देखो, फिल्म दिखाते हैं। ये फिगर है, ठीक है ना। ये फिगर में क्या बोल रहा है, इस तरह का ये टर्नियन है। टर्नियन एक तरह से समझो कि जैसे झूला झूलते हैं, उसी हिसाब से इस तरह से यहाँ पे टर्नियन है, ये हॉरिजेंटली इसको सस्पेंड करके रखेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम हॉट एयर पास कराते हैं यहाँ से। हॉट एयर पास करते हैं तो हॉट एयर का जो पाइप होता है उसको टायर्स कहा जाता है, ठीक है। टी यू वाई करके जो भी है, ठीक है, टायर्स का। एयर डक्ट है, यहाँ से एयर डक्ट से पास करें, एयर डक्ट से हॉट एयर पास करें। हॉट एयर यहाँ गया, मोल्टन आयरन, मोल्टन पिग आयरन यहाँ पे। मोल्टन पिग आयरन कहाँ से लिए हम? मोल्टन पिग आयरन चाहे तो हम कहाँ से ले सकते हैं? दो तरीका से मोल्टन पिग आयरन बनाते हैं, एगो तो क्यूपोला फर्नेस था, एगो हमारा ब्लास्ट फर्नेस था, ठीक है ना। दोनों से हम ले सकते हैं, जहां से मानो, ठीक है। मोल्टन पिग आयरन हम कहाँ से लेते हैं? क्यूपोला से। लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्यूपोला हम कहाँ से लिए थे? क्यूपोला में कास्ट आयरन का इस्तेमाल किए थे, और ब्लास्ट में हम पिग आयरन का, ब्लास्ट फर्नेस हम किसके लिए इस्तेमाल करते थे? पिग आयरन के। क्यूपोला हम इस्तेमाल करते थे कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। दोनों में से कहीं से भी पिग आयरन लिए, पिग आयरन लिए, फिर उसके बाद क्या किया कि एयर डक्ट में से हॉट एयर पास करें। वो क्या किया, एयर डक्ट से हॉट एयर क्या किया कि यहाँ का जो इम्प्यूरिटी है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है कि कोई चीज जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद हॉट फ्लेम राइज करता है उसके ऊपर से, ठीक है। तो हॉट एयर तो यहाँ से राइज कर ही रहा था, जब एक्सेस गर्म किया तो एक्सेस गर्म किया तो क्या हुआ, फ्लेम हमारे यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से फ्लेम 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 आने लगा। जब फ्लेम आया तो हम समझ गए कि हमारा जो मोल्टेन एयर है वो टोटली ऑक्सीडाइज कर गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम एयर के पैसेज को कम कर देंगे, ठीक है ना। जब हमारा मटेरियल गर्म हो गया है तो यहाँ से एयर का पैसेज को क्या करेंगे, रोक देंगे। फिर उसके क्या करेंगे कि टर्नियन के हेल्प से इसको रोटेट करेंगे। टर्नियन क्या एक तरह से झूला की तरह, इसको रोटेट करके हम क्या करेंगे, वोल्टेन पी गार्डन को निकाल देंगे। किसमें निकालेंगे? वोल्टेन पी गार्डन को निकालते हैं हम इसमें, मोल्ड में। हाँ, मोल्ड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। मोल्ड्स में निकाल देंगे, ठीक है। एक सेकंड वेट करो, मेरा मोबाइल हैंग हो गया। ओके, ये जो देख रहे होगे ये फर्नेस हमारा कौन सा फर्नेस है? ये हमारा फर्नेस है बेसिमर फर्नेस, बेसिमर कन्वर्टर, ठीक है। ये देखो कि नीचे में हमारा स्टील आया, टायर्स है, टायर्स में हॉट एयर पास कराए, हॉट एयर पास कराए। और जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग हम बताएंगे आगे। इनर लाइनिंग जो होता है, फायर के लिए ब्रिक्स दिख रहा होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए थे, चाहे जो भी गैसेस हो गए, यहाँ पे गैसेस ऊपर से रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से समझो कि कैसे गैस स्टोव जलाते हैं हम, ठीक है। गैस स्टोव जलाते हैं ना, गैस स्टोव में क्या करते हैं, गैस हमारा पास करता है, गैस पास करता है, फिर उसके बाद लाइटर से आग लगाते हैं, उसी तरह से फ्लेम हमारा राइज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटलेट है, आउटलेट से हमारा फ्लेम राइज करेगा, ठीक है। ओके, नीचे स्टील हमारा जम गया, ऊपर हमारा स्लैग हो गया। और कोई फिगर है भैया? ठीक है, तो ओवरऑल ये तो, हाँ। और ये वाला जो है क्रनियन कहाँ गया? जो हॉरिजेंटल बार दिख रहे होगे फिगर में,
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार वो हमारा टर्नियन होता है, इसके अबाउट हम रोटेट कराते हैं, ठीक है ना। ओके चलो यहाँ पे तो पहला हमारा कौन सा प्रोसेस है, बेसिमल प्रोसेस। तो बेसिमल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। बेसिमल प्रोसेस में दिस प्रोसेस was invented by the British engineer who patented more than 100 inventions for his later heat chambers for the inventive process the process he 1980 तक चाहिए तो थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लाइनिंग। ठीक है, लाइनिंग मतलब क्या होता है कि हम जो इनर सरफेस पे हम इनर सरफेस या आउटर सरफेस जो भी हुआ उस पे हम जो लेयर चढ़ा लेयर लेयर लगाते हैं, ठीक है ना। मटेरियल कौन सा मटेरियल का, तो उस हिसाब से हम डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लाइनिंग मटेरियल ऑफ द कन्वर्टर दिस प्रोसेस में भी एसिडिक और द बेसिक दो तरीका का होता है। इनर लाइनिंग हमारा चाहे तो एसिडिक हो सकता है, चाहे तो बेसिक हो सकता है। एसिडिक कब होगा, तो इन द एसिडिक प्रोसेस द लाइनिंग मटेरियल इज एसिडिक इन द नेचर सच एज द क्लियर द क्वार्ज। लाइनिंग मटेरियल कौन सा रहेगा हमारा, क्लियर क्वार्ज रहेगा जो कि एसिडिक नेचर में है। उसी तरह से बेसिक प्रोसेस में लाइनिंग मटेरियल हमारा था लाइम और मैग्नीशिया रहता है, ठीक है ना। इट इज एडॉप्टेड व्हेन, अब लाइनिंग मटेरियल एसिडिक है बेसिक है, दो तरीका का लाइनिंग होता है। अब दोनों को अलग अलग हिसाब से अब एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये देख लो, लाइनिंग एसिडिक कब रहेगा, तो इट इज एडॉप्टेड व्हेन द आयरन ओर्स आर फ्री फ्रॉम द फ्रॉम और व्हेन दे कंटेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। ठीक है, सल्फर एंड फास्फोरस से चाहे तो आयरन का ओर हमारा फ्री हो चाहे बहुत कम अमाउंट में रहे, तो हम उसमें एसिडिक लाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब बेसिक लाइनिंग में करेंगे इस इन द बेसिक लाइनिंग lining material is basic in nature, such as the lime and the magnesia. It is adopted from the pig iron containing from impurities of any type, ठीक है। बेसिक हम किस में अडॉप्ट करेंगे, जबकि पी आयरन में कोई भी तरह का इम्प्यूरिटीज है तो हम बेसिक लाइनिंग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बेसिक लाइनिंग में क्या करेंगे, लाइम और मैग्नीशिया से उसका इनर लाइनिंग को हम लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग मतलब वो है कि इस तरह से लेयर चढ़ाएंगे उस पर, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस इज कॉमनली अडॉप्ट, बेसिक प्रोसेस अक्सर अडॉप्ट क्यों किया जाता है। अब कौन पता करना चाहेगा कि उस आयरन के सैंपल में हमारा कितना परसेंटेज सल्फर प्रेजेंट है और कितना परसेंट फॉस्फोरस प्रेजेंट है। उतना झमेला से बढ़िया है कि सिंपल बेसिक लाइनिंग कोई भी बेसिक लाइनिंग अप्लाई करो, ठीक है ना। कोई भी इम्प्यूरिटीज के लिए कोई भी इम्प्यूरिटीज रहा है उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिमल कन्वर्टर इज वाइड एट द बॉटम, इसका ये जो है फिगर तो देख ही लिए थे, रीडिंग दे देते हैं। द बेसिमल कन्वर्टर इज वाइड एट द बॉटम एंड नैरो एट द टॉप एज शोन इन द फिगर। इट इज माउंटेड ऑन टू हॉरिजॉन्टल टर्नियस, टर्नियन हो गया सो दैट इट कैन बी टिल्टेड और रोटेटेड। टर्नियन क्या कर सकता है, tilted and rotated at the suitable angle. The tires are provided at the bottom to allow passage of air from the air duct to the pig iron, ठीक है। टायर्स हमारा क्या करता है कि पैसेज ऑफ एयर प्रोवाइड करता है। ये तो फिगर हम देख चुके हैं बार बार, क्या देखें, ये देख लो। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग बोल रहा है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग जो है हमारा, और फिर हमारा स्टील प्लेट है। स्टील प्लेट में हम क्या करते हैं, स्टील के सेल के इनसाइड में हम लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है ना। द वर्किंग ऑफ द कन्वर्टर इज एज फॉलोज, वर्किंग हमारा किस तरह से है, तो हमारा सबसे पहले तो उसको मोल्टेन पिग आयरन से हम डाल के उसको गर्म करेंगे, उसे डाच करेंगे, फिर उसके बाद हम मटेरियल को निकाल देंगे, ठीक है ना। Working of the converter is followed. The converter is it is charged with a multi-pig iron for the cupola furnace or sometimes even directly from the blast furnace. The converter is brought up in an upright position and a blast of hot air is forced to the tires, ठीक है। सीधा करके उसको गर्म हवा देंगे उसमें। The air passes through the molten pig iron. The air passes through the molten pig iron. It oxidizes impurities of the pig iron and the brilliant reddish cell, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है, एयर हम क्यों पास कराते हैं, एयर हम पास करते हैं इस ऑक्सीडाइज इम्प्यूरिटीज ऑफ पिग आयरन का जो भी इम्प्यूरिटीज है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड ब्रिलियंट रेडिश येलो फ्लेम इज सीन एट द टॉप, सीन एट द नोज ऑफ द कन्वर्टर। नोज ऑफ द कन्वर्टर में लाल फ्लेम हमारा क्यों शो होता है, जैसे गैस जलाते हैं तो गैस के ऊपर फ्लेम पे लाल शो होता है, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या करता है, जब ऑक्सीडाइज हो जाता है कोई भी चीज तो हमारा ब्रिलियंट रेडिश फ्लेम शो करता है, ठीक है। द फ्लेम इज accompanied by a loud whirring sound and within 10 to 15 minutes or so ऑल द 10 से 15 मिनट में, ठीक है, फिल्म जो है रोलिंग साउंड के साथ ब्लास्ट के साथ एक आता है, फिल्म जो आता है ब्लास्ट के साथ आता है, फिर 10 से 15 मिनट में हमारा टोटल पिग आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द इम्प्यूरिटी था, किस ऑर्डर में हमारा इम्प्यूरिटी ऑक्सीडाइज होता है। सबसे पहले हमारा हो गया सिलिका होता है, सिलिकॉन ऑक्सीडाइज होता है, फिर उसके बाद कार्बन होता है, फिर मैंगनीज होता है,
सल्फर होता है, फिर फास्फोरस होता है। ओके, इस ऑर्डर में हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज आप समझो कि रिएक्टिविटी हो गया, कौन सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, तो सिलिकॉन, कार्बन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस। when the intensity of the flame has considerably reduced the, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम हमारा रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि हमारा टोटल मटेरियल ऑक्सीडाइज हो गया, द ब्लास्ट इज शट ऑफ एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टेबल मटेरियल सच एज द फेरो मैंगनीज स्पाइगलाइजन टू मेक द स्टील ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी। ठीक है, जब हमारा पता चलेगा कि हमारा टोटल पिग आयरन का टोटल मटेरियल हमारा ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो उसके साथ बाद हम क्या करेंगे, उसी गर्म हॉट एयर हॉट हॉट स्टेट में ही उसको क्या करेंगे कि एक मटेरियल मिलाएंगे जिसका नाम है फेरो मैंगनीज या तो स्पाइगलाइजन, ये दोनों मटेरियल में से कोई भी मिलाएंगे, अदर मटेरियल भी हो सकता है, इज एडेड टू मेक स्टील ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी। जिस हिसाब से ये क्या करता है कि स्टील को हम जिस डिजायर्ड क्वालिटी करने का मतलब है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, चाहे उसका कोरोसिव स्ट्रेंथ हो गया, जो भी हो गया वो उस हिसाब से हमको मेंटेन करके दे देता है। ठीक है, द ब्लास्ट ऑफ द एयर इज स्टार्टेड फॉर द फ्यू मिनट्स, द कन्वर्टर इज देन tilted in the discharge position and the molten metal is carried out into the ladles or the containers। ladle कहो चाहे कंटेनर कहो चाहे मोल्ड कहो, बात बराबर है। ठीक है, तो the molten metal is poured into the large rectangular molds for the solidification। so solidified mass is known as ingot। ingot किसको कहते हैं, तो मोल्टेन मेटल होता है। मोल्टेन मेटल कौन सा मोल्टेन मेटल, पिग आयरन। पिग आयरन में जब हम फेरो मैंगनीज ये सब मिला के उसको गर्म करके हम क्या करेंगे कि दोबारा उसको मोल्ड में हम डालेंगे सॉलिडिफाई करने के लिए, तो जो सॉलिडिफाई होगा उसी को हम कहेंगे इनगॉट। इनगॉट दिस इनगॉट्स आर फर्दर ट्रीटेड टू फॉर्म स्टील ऑफ द कमर्शियल पैटर्न। ठीक है, इनगॉट्स को ही हम क्या करते हैं, हम कमर्शियली पैटर्न स्टील में बनाते हैं। ठीक है, अब सीमेंटेशन प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन प्रोसेस जो जनरली हम अवॉइड करते हैं, इसमें क्या होता है कि सीमेंटेशन में हमारा एक तो बड़ा क्वालिटी भी क्वालिटी ठीक है सही रहता है, लेकिन उसके क्या होता है कि इसमें सीमेंटेशन में थोड़ा जो है हम क्या करते हैं कि रॉट आयरन लेते हैं, रॉट आयरन को फिर उसके बाद हम उसमें परसेंटेज कार्बन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि हमको खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं सीमेंटेशन प्रोसेस में। सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, रॉट आयरन को लेते हैं, रॉट आयरन को उसमें हम डेसिमल प्रोसेस में पिग आयरन को लेकर ऑक्सीडाइज करके उसको क्या करते थे। तो क्लास में होते कि नहीं तुम लोग, हेलो हेलो, कोई है नहीं। ओके, देखो सीमेंटेशन प्रोसेस और सीमेंटेशन में क्या होता है कि रॉट आयरन को लेके ठीक है ना, उसमें हम कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सीमेंटेशन प्रोसेस में दिस प्रोसेस वाज फॉर्मली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील, इट इज कॉस्टली, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है ना, इट इज कॉस्टली, इट इज नाउ देयरफॉर नॉट प्रैक्टिकली अडॉप्टेड। इट कंसिस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द पिग आयरन टू ऑलमोस्ट प्योर रॉट आयरन एंड देन बाय प्रिपेयरिंग स्टील by adjusting carbon content। this process is carried out as follows। सीमेंटेशन प्रोसेस में किस तरह से ये तो थोड़ा रीडिंग देते ही ऑब्सोलीट हो गया ये प्रोसेस थोड़ा, ठीक है ना। The bars of pure wet iron, pure wrought iron are taken and they are placed between the layers of the powdered charcoal। ठीक है, wrought iron में हम पाउडर चारकोल को रख के गर्म करके उसको सीमेंटेशन कर देते हैं। The dome set furnace known as a cementation furnace is generally used for this purpose। The furnace is heated and the bars of are subjected to intense heat for a period of 5 to 15 days as per the quality of the steel required। ठीक है, रॉट आयरन के साथ हम चारकोल रखते हैं, चारकोल के साथ उसको गर्म करके 5 से 15 दिन तक उसको गर्म करते हैं, फिर उसके हिसाब से हमको स्टील मिल जाता है। स्टील मिल जाता है, ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं 1.5%। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि 1.5% से ज्यादा कार्बन परसेंट इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्री ग्रेफाइट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, प्री ग्रेफाइट के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, जो कि कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। ठीक है, अब देख लो तीसरा पॉइंट का, the raw iron combines with the carbon and the steel of desired composition। The steel is covered with the blisters or the steel is covered with the blister or thin bubbles। It is known as blister steel। ब्लिस्टर स्टील किसको कहेंगे कि जब हम स्टील को हम कार्बन के साथ हीट किए ना, तो वो क्या होगा, जब सॉलिडिफाई कर रहा है तो उसके ऊपर बबल्स टाइप का हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम ब्लिस्टर स्टील कहेंगे। इनगॉट किसको कहते हैं, इनगॉट कहते हैं जब हम पिग आयरन को फेरो मैंगनीज हो गया चाहे अदर सब्सटेंसेस से मिला के हम स्टील बनाते हैं बेसिमर फर्नेस में, बेसिमर कन्वर्टर में, तो हम उसको
इनको और कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लिस्टर स्टील कहते हैं। इस स्ट्रक्चर इज नॉट होमोजीनियस। ब्लिस्टर नाम से समझ में आ रहा है कि थोड़ा बबल्स टाइप का, तो होमोजीनियस होगा नहीं। इट इज फुल ऑफ कैविटीज एंड द फिशर्स। The precise shape cannot be from making edge tools. It is only from the machine parts and the facing hammer. सीमेंटेशन प्रोसेस में हम जो स्टील आता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मशीन पार्ट्स और फेसिंग हैमर्स इसको बना सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब क्रूसिबल स्टील थोड़ा महंगा स्टील है, ये बोले थे। क्रूसिबल स्टील प्रोसेस में करा, दिस प्रोसेस इज अडॉप्टेड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील मतलब क्या होगा कि हाई कार्बन, कार्बन जैसे इंक्रीज करता है तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाता है। कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, 1.5% तक हमारा इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। In this process, the fragments of the blister steel or the short bars of water are taken and they are mixed with the charcoal. They are then placed in the fire clay crucible and reheated. The molten iron is poured into the suitable molds. The steel produced by this method is known as cast steel. ठीक है ना, क्रूसिबल स्टील से जो हम स्टील को प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम होता है कास्ट स्टील। इट इज हार्ड एंड यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइल्स, कटलरी ऑफ सुटेबल क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी एक्सेट्रा। अभी तक हम तीन नाम पढ़े, इनगोट पढ़े हैं, ब्रिस्टर स्टील पढ़े हैं, और कास्ट स्टील। कास्ट स्टील कहाँ पे आएगा, क्रूसिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब ड्यूप्लेक्स प्रोसेस पढ़ लेते हैं। ड्यूप्लेक्स प्रोसेस में होता है कि उससे पहले, ड्यूप्लेक्स प्रोसेस से पहले हम एक प्रोसेस यहाँ पढ़ते हैं, ओपन हार्ट प्रोसेस, उसके बाद ड्यूप्लेक्स समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ओपन हार्ट प्रोसेस का ये फिगर देखो। ओपन हार्ट प्रोसेस में बोल रहा है ये हमारा वर्किंग डोर्स है, ठीक है ना, ये हमारा वर्किंग डोर्स है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पिग आयरन डालते हैं, और यहाँ हर्थ है, एक तरह से हर्थ, एक तरह से समझो कि एक चैम्बर टाइप का हो गया, ठीक है ना। इस चैम्बर में आके हमारा मोल्टेन आयरन, मोल्टेन स्टील यहाँ जनरेट होगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से फ्यूल डालने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है कि जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसका रूफ का स्ट्रक्चर देखो। रूफ, रूफ का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से कर्वेचर टाइप का है, इस तरह का कर्वेचर टाइप का। तो ये क्या करेगा कि जो गर्म हवा है, गर्म हवा अगर इस तरह का अगर सिंपल रखेंगे, ठीक है, तो गर्म हवा यहाँ से पास कर जाएगा। लेकिन ये थोड़ा मुड़ा रहेगा, इस तरह से मुड़ा रहेगा, तो गर्म हवा क्या करेगा, गर्म हवा यहाँ से पास करेगा तो थोड़ा नीचे की ओर झुकेगा। जब नीचे की ओर झुकेगा तो वो क्या करेगा कि नीचे की ओर झुकेगा तो अर्थ में ज्यादा एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नीचे की ओर झुक के ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है। ये नीचे की ओर झुक के ऊपर की ओर जाएगा तो वो थोड़ा ही उसमें क्या करेगा, डायरेक्शन, अपना हीट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये इसको हीट कर देगा, ठीक है। जब ये हीट कर देगा तो फिर उसके बाद क्या है कि उसी में जब हम स्टील, हीट करने का क्या पर्पज है, हीट करने का ये पर्पज है कि इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज करेगा तो यही हमारा जो स्ट्रक्चर है, यही हमारा बन जाएगा ओपन हर्थ प्रोसेस, ठीक है। हर्थ ओपन है, ये देख रहे होगे। जो हर्थ है, हर्थ एक तरह से हो गया वो मोल्ड की तरह ही हो गया, जहाँ पे हमारा मोल्टेन पिग आयरन और स्लैग जनरेट होता है, वहां पे उसको हर्थ कहा जाता है, ठीक है ना। हर्थ है, हर्थ ओपन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से मोड़ के, ठीक है ना। रूफ का जो प्रोसेस है इस तरह से है, तो वो मुड़ के नीचे की हीट प्रोवाइड, यहाँ पे हीटिंग करेगा। हीटिंग करने के कारण क्या होगा, मोल्ट होगा। मोल्ट होने के बाद, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम जैसे ही मेल्ट हो गया तो उसके बाद हम अपने, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो पिघाए हुए फिर हम क्या मिलाते हैं, हम फेरो मैंगनीज मिलाते हैं। फेरो मैंगनीज मिला के हम डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्टील को हम बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसा बेसेबल प्रोसेस है वैसे ये भी है। बस इसमें है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम इनडायरेक्ट हीटिंग देते हैं, ठीक है। तो ओपन हर्थ प्रोसेस में देख लेते हैं। This is also sometimes referred to as a Simon Martin process or as a Siemens of the Germany first invented process about in the year 1862, and the Martin made some improvements in the this process. The open heart process में either be acidic or the basic and the case of plasma। अब ये बताओ एसिडिक में और बेसिक में क्या अंतर है। एसिडिक में हमारा लाइनिंग जो होता है वो एसिडिक मटेरियल जैसे कि क्ले और क्ले का होता है, ठीक है ना। और बेसिक में हमारा कौन सा होता है, बेसिक में हमारा लाइम होता है, चाहे मैग्नीशिया होता है, ठीक है ना। लाइम होगा चाहे मैग्नीशिया होगा, ओके। इसका हम लाइनिंग करते हैं, ठीक है। In the case of the Bessel process, the basic open heart process is more commonly adopted, ठीक है। जब हम बेसिबल प्रोसेस पढ़े थे तो हम पढ़े थे ना कि एसिडिक हम कब करते हैं, एसिडिक हम कब करते हैं जब हमारा आयरन में, आयरन ओर में जब फास्फोरस और सल्फर का मात्रा ज्यादा होता है। बेसिक कब करते हैं जब किसी भी तरह का इम्प्यूरिटीज हो, कोई भी तरह का इम्प्यूरिटीज हो, उसमें सिलिकॉन हो, आयरन हो, कार्बन हो,
ये सॉरी आयरन नहीं हुआ, सिलिकॉन हो, कार्बन हो, फास्फोरस हो, मैंगनीज हो, फिर सल्फर हो, जिस तरह का भी उस कोई भी इम्प्यूरिटीज में हम बेसिक प्रोसेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ओपन हर्थ प्रोसेस में देख लेते हैं। दिस प्रोसेस क्या है? ओपन हर्थ फर्नेस। ओपन हर्थ हम बताए हैं कि हर्थ है, ये हर्थ है ना, ये कटोरा टाइप का, सॉरी ये चैनल टाइप का होता है, इस तरह से होता है। ये दिखा देते हैं, ये जैसे कि मान लो कि ये देखो ओपन हर्थ मतलब क्या बनना चाह रहे हैं, ये जैसे कि इस तरह का ये चैनल है, ठीक है ना। ओके, इस तरह का ये इसको हर्थ बोला जाता है, ठीक है ना। इस हर्थ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में पिग आयरन भर देंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हर्थ में हॉट एयर यहाँ से पास करेगा। हॉट एयर क्यों इस तरह पास करेगा, क्योंकि जो रूफ का जो स्लोप है उस तरह से ही है, ठीक है, कर्वेचर टाइप का है, ठीक है ना। हॉट एयर पास करेगा तो ये हीट कर जाएगा। ओके, this process is carried out in the open heart furnace as shown in figure 11 to right. This furnace is the bus the reverberative furnace. रेवर्बिरेटिव फर्नेस हम पढ़े थे कहाँ पे? रेवर्बिरेटिव फर्नेस हम पढ़े थे रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना। विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़े थे, वही हमारा चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये देख रहे होगे हमारा एयर का पैसेज कहाँ कहाँ मूव हो रहा है एरो में, ये इस तरह से एयर का पैसेज मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है एयर का पैसेज। द वर्किंग ऑफ द फर्नेस इज एज फॉलोज। वर्किंग ऑफ द फर्नेस हमारा कैसा है? द हर्थ इज फिल्ड विद द मोल्टेन पिग, ठीक है। यहाँ पे हर्थ इज फिल्ड विद द मोल्टेन पिग फ्रॉम द क्यूपोला फर्नेस और समटाइम्स इवन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। द क्यूपोला फर्नेस जो कि कास्ट आयरन में यूज होता है, ब्लास्ट फर्नेस जो कि पिग आयरन में यूज होता है, और रेवर्बिरेटिव फर्नेस होता है हमारा रॉट आयरन में, ठीक है ना। इसमें से क्यूपोला और ब्लास्ट फर्नेस में से मोल्टेन आयरन लेते हैं, और फिर उसका क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ प्री हीटेड एयर एंड द कोल गैस इज अलाउड टू पास ओवर द preheated air and the coal gas is allowed to pass over the heart. This mixture catches the fire and because of the peculiar shape of the roof, because of the peculiar shape of the roof, it attacks the molten metal. किस तरह से अटैक करता है? क्योंकि शेप हमारा रूफ का इस तरह से है, किस तरह से, इस तरह से है, ठीक है ना। इस तरह से, इस तरह से मुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, तो रूफ दिस प्रोड्यूसेस इंटेंस हीट एंड इम्प्यूरिटीज ऑफ द मेटल आर ऑक्सीडाइज। फिर यहाँ पे देखो, फिर दोबारा आया इम्प्यूरिटीज ऑफ द मेटल आर ऑक्सीडाइज, यहाँ पे दोबारा इम्प्यूरिटीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए हीट कर दे। When the impurities of the metal are removed to the desired extent, the suitable material such as, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल किए थे, फेरो मैंगनीज स्पाइक लाइजेन, चाहे तो फेरो मैंगनीज का इस्तेमाल करो, चाहे स्पाइक लाइजेन है, ये कुछ मटेरियल है, इसको इस्तेमाल करके हम डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्टील हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। द मोल्टेन मेटल इज देन पुट ऑन द मोल्ड्स फॉर्मिंग द इनगॉट्स। इनगॉट्स हम पढ़े थे डेसिमल फर्नेस में भी, यहाँ पे भी इनगॉट्स का नाम आया। दिस फर्नेस आर फर्दर चीजें टू फॉर्म द स्टील और द कमर्शियल पैटर्न। यहाँ से ओपन हार्ट प्रोसेस और कमर्शियल पैटर्न ऑफ स्टील बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ का एक इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो स्लैग जो है ज्यादा मात्रा में जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। द प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील एंड पोजेस द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फॉलोइंग एडवांटेजेस ये देख लेते हैं, कौन कौन से एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज, द बेसिक स्लैग ऑब्टेन फॉर द ओपन हार्ट प्रोसेस कंटेन्स फास्फोरस। ठीक है, इसका जो स्लैग होता है, स्लैग होता है, कोई भी हीट करेंगे तो स्लैग तो जनरेट होगा ही, फिर सब चांसेस है। स्लैग जनरेट, तो उसमें फास्फोरस का मात्रा होता है, वो फास्फोरस हमारे जैसे कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्लैग इन द पाउडर फॉर्म कैन बी देयर फॉर यूज एज अ गुड फर्टिलाइजर। एक हमारा एडवांटेज स्लैग से फास्फोरस होता है, फास्फोरस से हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। द गेस्ट इकोनॉमिक कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग रीजनरेटिव चैम्बर ऑन द अदर साइड ऑफ द हीट फर्नेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये जो देख रहे होगे एक दो गो चैम्बर है, ये चैम्बर और ये चैम्बर। ये चैम्बर क्या करता है, ये चैम्बर एयर चैम्बर विद बिग ग्रेटिंग्स, एयर चैम्बर विद बिग ग्रेटिंग्स, ठीक है। ये चैम्बर क्या करता है कि जब गर्म हवा आ जाता है, ठीक है, गर्म हवा पूरे चैम्बर को गर्म कर देता है, फिर उसके बाद हमारा ये मटेरियल बन जाता है, ओपन हार्ट में पिग आयरन बन जाता है, तो उसका क्या करते हैं कि उस हीट को हम लॉस ना होने के देने के कारण हम क्या करते हैं कि हीट को हम क्या करते हैं कि उसको स्टोर कर लेते हैं इस एयर गैस चैम्बर में। उस हीट को हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे तो स्टीम स्टीम पावर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा प्रोसेस क्या बोल रहा है, द ग्रेट इकोनॉमिक कैन बी अचीव्ड विद these chambers can be make use of the waste heat of the hot gases of the combustion। ठीक है, किसका इस्तेमाल करता है, वेस्ट हीट ऑफ द हॉट गैसेस, गर्म काम खत्म तो उसके बाद गर्म गर्म हॉट एयर हमारा है, हॉट हॉट गैसेस है। These hot gases are allowed to pass through the briquettings of regenerative chamber before they escape to the chimney।
डायरेक्ट हीट को स्किप ना होने देने के कारण हम क्या करते हैं कि रीजेनरेटिव, दोबारा वो हीट को जनरेट कर देगा। रीजेनरेटिव मतलब दोबारा हीट जनरेट कर देगा वो। द डायरेक्शंस ऑफ द एनर्जी एंड द लिविंग for air and the gas are reversed at the nucleus of universe. The heated brick gratings pass on the heat preserved by them to the entry of the air and the gas. ठीक है ना। तीसरा प्रोसेस का अधिक द ऑपरेशन इन्वॉल्व विद द प्रोसेस आर सिंपल। ठीक है, थोड़ा सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, द प्रोसेस मेक्स इट, वेट करो, ये देख लो। This process makes it possible to utilize a high percentage of the scrap and this scrap is converted into the new form the steel। ठीक है ना। स्क्रैप स्टील को भी हम इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसमें हिसाब से रिसाइकिल भी कर सकता है हमारा ओपन हार्ट प्रोसेस। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज इज द शॉर्ट। इम्प्यूरिटीज में हमारा टाइम भी बड़ा शॉर्ट होता है। द स्टील मैन्युफैक्चर बाय द प्रोसेस इज होमोजेनियस इन द कैरेक्टर। ठीक है ना, स्टील हमारा होमोजेनियस कैरेक्टर का शो करता है। जब हम ये पढ़ लिए, हम दो प्रोसेस पढ़े, बेसिमल प्रोसेस और ओपन हार्ट प्रोसेस। अब हम आएंगे यहाँ, ये दोनों समझ लिए, तो अब हम समझेंगे यहाँ पे ड्यूप्लेक्स प्रोसेस। अब हम यहाँ पे ड्यूप्लेक्स समझते हैं। ड्यूप्लेक्स प्रोसेस क्या कर रहा है? ड्यूप्लेक्स प्रोसेस में कर रहा है कि एसिड बेसिमल प्रोसेस है, दूसरा हमारा बेसिक हार्ट ओपन हार्ट प्रोसेस। ड्यूप्लेक्स मतलब दो प्रोसेस दो होगा इसमें। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस। पहला एसिडिक बेसिमल प्रोसेस, पहले तो एसिडिक ट्रीटमेंट करो, फिर उसके बाद बेसिक ट्रीटमेंट ओपन हार्ट प्रोसेस के द्वारा। फॉलोइंग प्रोसेस आर देयरफॉर इन्वॉल्व performed by preparing steel in the duplex process। पहला प्रोसेस कौन सा है? The molten pig is given to the treatment of acid line। एसिडिक प्रोसेस है, तो एसिड लाइन में कौन कौन सा आता है? एसिड लाइन में हमारा आता है, यहाँ पे नाम देख लो। इस हिसाब से हम एसिड लाइनिंग करते हैं। एसिड लाइनिंग हम करते हैं, एसिड लाइनिंग हम किससे करते हैं? क्ले से, नहीं तो क्वार्ट्ज से। बेसिक लाइनिंग हम किससे करते हैं? लाइम से, नहीं तो मैग्नीशिया से। लाइनिंग करने का मतलब क्या कि जैसे कि पे उसका लेयर चढ़ाते हैं, परत। ओके, देखो, The molten pig iron is given treatment in the acid line base। acid line मतलब कि क्ले और क्वार्ट्ज दोनों में से कोई भी हो। acid line basement process the impurities such as the silica, manganese and carbon are eliminated at this stage। इसमें कौन कौन सा impurities हमारा रिमूव होता है? सिलिका, मैग्नीज एंड कार्बन। अब जो बचा कुछ है, कौन सा बचा है हमारा? जो बचा है हमारा, कौन सा बचा है? सल्फर एंड फास्फोरस, वो हमारा बेसिक। फिर उसके बाद कर रहा है, इट इज देन ट्रीटेड इन द बेसिक लाइन ओपन हार्ट प्रोसेस। ओपन हार्ट प्रोसेस पढ़ ही लिए। द इम्प्यूरिटीज सच एज सल्फर एंड फास्फोरस आर एलिमिनेटेड एट दिस स्टेज। हम ऊपर भी पढ़े थे, जब एसिड लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा इम्प्यूरिटीज में सल्फर और फास्फोरस नहीं होगा। ठीक है, तो सल्फर और फास्फोरस नहीं होगा तभी हम एसिड लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऊपर पहला में देखो, पहला में वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा है कि इम्प्यूरिटीज में हमारा कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज है? सिलिका, मैग्नीज एंड कार्बन है। दूसरा में हमारा कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज है? सल्फर एंड फास्फोरस है। ठीक है, it is thus in that duplex process is found to take advantage of the both the processes, namely the decimal process and open heart process। This process is economical and it results in considerable saving of the time। To improve the quality of the steel further, ड्यूप्लेक्स प्रोसेस को फिर ट्रिप्लेक्स प्रोसेस भी बना सकते हैं। ट्रिप्लेक्स प्रोसेस में क्या करेंगे? पहले तो बेसिमर प्रोसेस किए एसिड लाइनिंग वाला, ओपन हार्ट प्रोसेस किए बेसिक लाइनिंग वाला, फिर तीसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हीटिंग दे सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्लेक्स प्रोसेस बना सकते हैं। ये देखो ट्रिप्लेक्स प्रोसेस बोल रहा है। To improve the quality of the steel, the duplex process can may be extended from the triplex process। The molten pig iron as obtained from the basic line open heart is further treated in the electric furnace to produce the steel of the high quality। ठीक है, उसके अगर चाहते हैं तो और फर्दर ट्रीटमेंट करके हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का हेल्प करके हम ट्रिप्लेक्स प्रोसेस भी बना सकते हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कराने का मतलब कि जितना ज्यादा महंगा रहेगा उतना ही समझो उतना ही हमारा प्योरिटी लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, जो प्रोसेस जितना। अब हमारा इलेक्ट्रिक प्रोसेस ये सात सेकंड ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोसेस क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिंपल समझो कि एक तरह से डेसिमल प्रोसेस में हम डेसिमल प्रोसेस होता है, जो भी कोई प्रोसेस है उसमें हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम बिजली का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें भी हम इनर लाइनिंग हम किससे देंगे? चाहे तो हम दे सकते हैं बेसिक से, चाहे तो एसिडिक से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक प्रोसेस में कर दिस प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे कम ही लोहा कम ही स्टील हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बिजली हमारा एक तो ऐसे ही महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन हाई क्वालिटी ऑफ स्टील हमारा यहाँ पे जनरेट होता है। और इसके साथ साथ एक प्रोसेस में यहाँ पे फायदा ये है कि इसमें जो स्लैग जो जनरेट होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है,
electric process करा है. In this process, the electricity is used for the heating and the heating and melting the metal. The other procedure is same as in the case of the Bessemer and the open heart process. ठीक है. ये पढ़ लेते प्रोसेस का. इलेक्ट्रिक फर्नेस में भी डायरेक्टिंग और सर्कुलर. It is made from the steel plates. It is lined with the basic refractory material. Basic refractory materials lining क्या है? It is mounted on the roller so that it can be tilted as required. It is provided with the electrodes. ठीक है. अब इलेक्ट्रोड को हीट करके हम मेटल को जो है ऑक्सीडाइज करेंगे. ठीक है ना. When the electric current is switched on, the electric arcs are formed between the electrodes and the surface of the metal. And with the intense heat of these arcs, the metal is heated and melted. The capacity of the electric furnace is about 100 to 150 kilonewton and is therefore not suitable for manufacturing steel on a large scale. It is however used to prepare special steel on a small scale. ठीक है. स्मॉल स्केल में हमारा जो कुछ कुछ एडवांटेज है तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं. एडवांटेज का रहता है हीट इज क्विकली सप्लाई. इट इज पॉसिबल टू हैव अ वाइड रेंज ऑफ द पॉसिबल टेम्परेचर. ठीक है ना. टेम्परेचर हम जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से हम दे सकते हैं. ठीक है. दूसरा प्रोसेस कर रहा है. इट प्रेजेंट्स अ नीट एंड द क्लीन ऑपरेशन. यहाँ पे स्लैग का मात्रा भी जनरेट कम होता है. The quantity of slag formed is small. The temperature can be properly controlled. बिजली से तो हमारा प्रॉपर्ली कंट्रोल होगा. और देयर इज एब्सेंस ऑफ द एस एंड द स्मोक. ठीक है. एस एंड स्मोक का ये सब तो हो गया. अब देखिए अब हमारा एक इम्पोर्टेंट लास्ट इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट है कि एलडी प्रोसेस. इंडिया हो गया. इंडिया में हमारा जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एलडी प्रोसेस से होता है. ठीक है. इसमें क्या है कि एलडी प्रोसेस में आजकल का क्या हो गया कि सब चीज कंप्यूटराइज हो गया. फ्यूल को भी कंट्रोल करना है तो फ्यूल को कंट्रोल करना है तो कंप्यूटर के थ्रू आप कमांड देके उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. ठीक है. ये देख लो कहाँ गया. एलडी का नाम क्या बोल रहा है. लिंज डोनाविच प्रोसेस. लिंज डोनाविच प्रोसेस. ठीक है ना. एलडी प्रोसेस में क्या हो गया कि बेसिमर प्रोसेस में हम क्या कर देते हैं हॉट एयर पास कराते थे. एलडी प्रोसेस में क्या कि हॉट एयर ना पास करके हम डायरेक्ट ऑक्सीजन ही पास करा देते हैं. ठीक है ना. एलडी प्रोसेस कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील भी हमारा यहाँ से निकलता है. और ये जो है इंडिया में इसका इस्तेमाल करते हैं जितना भी हमारे पास पावर प्लांट है. ठीक है. This process is a modification of the Bessemer process. It is named as the Linz-Donawitz process or the LD process, as it was first invented in the Austria in the 1950s, adopted in the towns of Linz and the Donawitz. In this process, pure oxygen is used instead of the air. ठीक है. In the LD converter, a jet of pure oxygen is blown at extraordinary speed on the molten metal. ठीक है. अब क्या होगा जेट प्योर ऑक्सीजन जैसे ही करेगा तो इस हिसाब से हमारा इस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है प्योर ऑक्सीजन क्या करेगा ऑक्सीजन का प्रोसेस और फास्टन कर देगा और जल्दी कर देगा. जब हमारा जल्दी होगा तो क्या होगा कि स्टील जो है जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगा तो हमारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टील भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. The high temperature is developed in the converter burns away impurities or the metal. High purity low carbon steel is prepared. ठीक है. हाईली प्योर लो कार्बन स्टील इज प्रिपेयर्ड. यहाँ से कौन सा स्टील प्रोड्यूस होता है हाईली प्योर लो कार्बन स्टील. एलडी प्रोसेस है. हाईली प्योर लो कार्बन स्टील हमारा प्रोड्यूस होता है. ठीक है. द फर्नेस वेसल इज सिमिलर टू द बेसिमर कन्वर्टर एक्सेप्ट दैट द कैपेसिटी इज बिटवीन 500 to 1000 kilonewton. The process is economical at the initial cost as well as the maintenance cost. क्योंकि इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा इससे कम है. क्योंकि यहाँ पे टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या आता है कि यहाँ पे टोटल कंप्यूटराइज है. तो कंप्यूटराइज है तो तुम्हारा क्या करना है कि बस सिंपल कंप्यूटर पे कमांड देना है आराम से अपना बैठे रहो ऑफिस में और इसको स्टील मैन्युफैक्चर होते रहेगा. ठीक है. दिस इज द ओनली प्रोसेस वेयर द सल्फर कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस. और सब में हम क्या कर रहे थे कि सल्फर फास्फोरस थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे थे लेकिन यहाँ पे है कि सल्फर कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस. सल्फर हमारा बहुत कम हो सकता है. ठीक है. सल्फर एक तरह से इम्प्यूरिटी का काम करता है. ठीक है ना. सल्फर क्या करता है कि स्टील को हमारा ब्रिटल बना देता है. इसीलिए सल्फर को हम कम करना चाहते हैं. ठीक है ना. 0.13% से ज्यादा हम नहीं रखते. This process of steel making is specifically suitable for the Indian pigs. This is the okay. This process of steel making is specifically suitable for the Indian pig iron. This process of steel making is specifically suitable for the Indian pig irons. It has been adopted on a large scale at the shell projects of the Rourkela, Bokaro, and the Bhilai.
The process has also super speeded all the process of steel making in Europe, America, and Japan. The LD process using basic lined oxygen vessels is much quicker. Basic lined oxygen vessel is much quicker and cheaper. It has practically replaced open heart process. Open heart process को भी replace कर दिया गया LD process. In Japan, nearly 80% of the installed capacity is LD process. The modern sophisticated LD converters, in the modern sophisticated LD converters, the computer controls the oxygen flow, continuous casting of the different sections of the rolling operations and instructions of specified products. ठीक है ना, ये सब काम हमारा कौन कर रहा है? ऑक्सीजन देना हुआ, चाहे मॉनिटरिंग करना हुआ, चाहे रोलिंग ऑपरेशन हुआ। रोलिंग ऑपरेशन क्या हुआ कि जब गर्म हुआ तो उसको कंटेनर को रोल करके हम क्या करते हैं, मोल्ड को निकाल देते हैं। ठीक है ना। द ऑपरेटर्स नाउ सिट इन कंफर्टेबल एयर कंडीशन केबिन्स एंड एक्सरसाइज remote control in the true sense. Following are the disadvantage. Following disadvantage क्या, oxygen plant is required, an oxygen plant to prepare oxygen is required. It cannot repeat iron of all gases of the all gases in the variety. It is not possible to control the temperature precisely. तीन को डिसएडवांटेज है। तो हमारा क्या है कि ऑक्सीजन का मात्रा चाहिए, प्योर ऑक्सीजन है, तो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगाओ। तो उसके बाद है कि पिग आयरन, हर ग्रेड ऑफ पिग आयरन हमारा नहीं कर सकता है। हमारा बहुत सारा ग्रेड्स ऑफ पिग आयरन देखे थे। ग्रे पिग आयरन था, व्हाइट पिग आयरन था, मॉर्टल पिग आयरन था, फिर उसके बाद एक और था तुम्हारा, कौन सा पिग आयरन था, एक पिग आयरन और भूल रहे हैं, एक और पिग आयरन था, ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो सब पिग आयरन था ना। तो वो सब पिग आयरन, हर ग्रेड ऑफ पिग आयरन के लिए ये चीज नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये देख लो। ओवर हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खत्म। ठीक है ना। अब हमारा देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ स्टील देखते हैं। तो अभी तक क्या क्या पढ़े? अभी पढ़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बेसिमर प्रोसेस, सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, रॉट आयरन लेते हैं, रॉट आयरन से हम कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं। रॉट आयरन को क्या करते हैं कि चारकोल मिक्स करके गर्म कर देते हैं, उसमें हमारा ब्लिस्टर स्टील आता है। ठीक है ना। और इनगोट स्टील हमारा कहाँ पे आता है, बेसिमर में। बेसिमर में इनगोट आता है। और क्रूसिबल स्टील प्रोसेस में क्या करते हैं, वही ब्लिस्टर स्टील को लेते हैं और प्यूरिफाई करते हैं और कार्बन पर से मिला के। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब बना सकते हैं। ड्यूप्लेक्स प्रोसेस में क्या करते हैं, एसिडिक लाइनिंग बेसिमर प्रोसेस और बेसिक लाइनिंग ओपन हार्ट प्रोसेस के द्वारा ड्यूप्लेक्स प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिक में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। एलडी प्रोसेस में क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ओपन हार्ट में क्या करते हैं, ओपन हार्ट में हम एक तरह से समझो कि बेसिक लाइनिंग देते हैं। बेसिक लाइनिंग हम क्या करता है कि सब इम्प्यूरिटीज को कोई भी तरह का इम्प्यूरिटी बेसिक लाइनिंग वर्क कर लेगा। लेकिन एसिडिक लाइनिंग में कब नहीं काम करेगा, जब हमारे पास इम्प्यूरिटीज में सल्फर और फास्फोरस प्रेजेंट हो, तो बेसिक लाइनिंग हमारा सॉरी एसिडिक लाइनिंग नहीं काम करेगा। ये देख लिए। अब हम क्या देखते हैं, 3:30 बज रहा है। ओके। अब यूजेस ऑफ स्टील देखते हैं। यूजेस ऑफ स्टील देखते हैं कि कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से जैसा यूज, जितना कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा कि स्टील का डक्टिलिटी घटेगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है ना। यूजेस ऑफ स्टील में क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन कंटेंट स्टील इज डिजाइंड एज द माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। द वेरियस यूजेस ऑफ स्टील गवर्नेंस बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, जितना कार्बन है उस हिसाब से हमारा उसका गवर्न करेगा। द कार्बन कंटेंट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट 0.1 to 0.25%। ठीक है। whereas where when the carbon content is less than 0.1%, it is known as dead steel or very low carbon steel. The carbon content of medium steel is about 0.25 to 0.6%. The high carbon steel is known as a hard steel and its carbon content varies from 0.6 to 1.1%। ठीक है ना। तीन तरह का परसेंट है। सबसे पहले तो 0.1 लेकर 0.25 तक है, जो कि माइल्ड स्टील हो गया। 0.25 से लेकर 0.6 है हमारा मीडियम स्टील हो गया। हाई कार्बन स्टील हो गया, कि 0.6 से लेके 1.1 हो गया। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, कौन कौन सा यूजेस है, नाम देख लेते हैं। बस माइल्ड स्टील कहाँ का इस्तेमाल होता है, मोटर बोट, मोटर बॉडी हो गया, स्टील सीट हो गया, टिन प्लेट हो गया,
मीडियम कार्बन स्टील हो गया, बॉयलर प्लेट्स हो गया, स्ट्रक्चर स्टील हो गया, ठीक है, रेल्स हो गया, टायर्स हो गया, रेल हैमर, लार्ज स्टैंपिंग एंड प्रेसिंग डाइस, स्लेज हैमर्स, स्प्रिंग्स स्टैंपिंग डाइस, ये सब जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है ना। हाई कार्बन स्टील का और कहाँ इस्तेमाल होता है, माइनर ड्रेस हो गया। हाई कार्बन स्टील मतलब कि यहाँ पे जो टफनेस है इसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। माइनर स्टील हो गया, स्मिथ टूल हो गया, स्टोन मैसन टूल हो गया, चीजल हैमर, सॉ वुड वर्किंग टूल्स हो गया, एक्सिस कटलरी, ड्रिल्स, नाइफ्स, पिक्स एंड पंचेस। It is observed that the steel is required for the existence of the heavy and the light engineering industries, for the shipbuilding, railway and rolling stock, automobile, ये तुम्हारा ऑटोमोबाइल, sheet metal industries, power generation, electric industries, etc. It should also be included. Entire range of the electrical engineering industry depends upon the property of the magnetism of the steel. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितना भी हमारा है वो मैग्नेटिज्म उसकी तो उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेगा, किस हिसाब से हीट कर रहे हैं, हीटिंग ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कार्बन कॉन्टेंट पे डिपेंड करेगा, फिर इम्प्यूरिटीज पे डिपेंड करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो हमारा कौन कौन सा है, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, मैलिएबिलिटी हो गया, कोई भी तरह का हो गया जो लगे, ठीक है, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द थ्री फैक्टर्स, कार्बन कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये देख लेते हैं। कार्बन कंटेंट में हम तो बार बार वही कि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा डक्टिलिटी घट जाएगा, ठीक है ना। कार्बन कंटेंट बढ़ा, द वेरिएशन इन द कार्बन परसेंटेज प्रोड्यूसेस steel of the different grades. The carbon always assists in increasing the hardness and strength of the steel, but at the same time it decreases the ductility of the steel, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है डक्टिलिटी करता है। The mild steel having the carbon content of 0.1 to 0.25 percentage is widely used for the structure purpose। mild steel का कार्बन परसेंटेज याद रखो, 0.1 से लेके 0.25% हमारा कार्बन परसेंटेज रहता है माइल्ड स्ट्रक्चर, माइल्ड स्टील का, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या कर देते हैं, हर जगह इम्प्यूरिटीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या हो गया, द यूजुअल इम्प्यूरिटीज इन स्टील आर कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैंगनीज, ये चार इम्प्यूरिटीज सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड मैंगनीज, ठीक है। अब कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज आएगा तो क्या क्या दिक्कत आएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। If silicon content is less than 0.2%, it has no appreciable effect on the physical property. If the silicon content is raised to about 0.3 to 0.4%, the elasticity and strength of the steel are considerably increased without serious reduction in ductility. ओके, सिलिकॉन का देख लें कि जब 0.3 से लेकर 0.4% होगा तो इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और सल्फर का देखते हैं, ठीक है। इधर सल्फर कंटेंट इज बिटवीन 0.2 टू 0.1, नो appreciable effect on the strength. How this molecule will deprecate hot sulfur, देखें सल्फर, देखें सल्फर क्या करेगा, सल्फर जो है सल्फर स्ट्रेंथ कम कर देगा, सिलिकॉन जो है हमारा इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, 30 से 40% हमारा रहेगा तो डिजायरेबल माना जाता है, ठीक है। फास्फोरस डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द, फास्फोरस जो है डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द स्टील करता है। इट इज डिजायरेबल टू कीप बिलो 0.12%। इट फास्फोरस जो है हमारा एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट डालता है स्टील पे। क्या क्या होता है, इट रिड्यूसेस शॉक रेजिस्टेंस, डक्टिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। फास्फोरस के साथ शॉक रेजिस्टेंस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, ये हमारा रखा जाता है। मैंगनीज जो है हमारा, मैंगनीज जो है इंक्रीज करने के कारण क्या होता है कि जो हमारा स्टील जो है थोड़ा अच्छा बिहेव करता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है बिटल हो जाएगा और थोड़ा स्टील खराब हो जाएगा, ठीक है ना। द मैंगनीज हेल्प्स टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, मैंगनीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अच्छा बनाता है। इट इज लेवल बिटवीन द 0.3 to 1%, when its content exceeds about 1.5% of the steel becomes very brittle and hence it loses structural value। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील क्या बोल रहा है, हीट ट्रीटमेंट हम पढ़ने, द इफेक्ट ऑफ द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर डिस्कस, ओके। हीट ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, एनियलिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, हॉट रॉड पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो हीट ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है इसके बाद। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोल रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, कौन कौन परसेंटेज ऑफ किस तरह से मेंटेन करेंगे कि हमारा जो मैग्नेट फेरो मैग्नेट सब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, ठीक है ना।
Steel is widely used in electrical machinery, generators, transformers, etc. It is जैसे कि हमारा स्टील कहाँ इस्तेमाल होता है, स्टील हमारा ट्रांसफार्मर में वहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं ना, स्टील स्टील का इस्तेमाल करते हैं हम, सॉफ्ट सॉफ्ट कोर आयरन कोर में हम इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर में, जिसमें कि हम NF/ND करके एक फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहता है स्टील का, एडी लॉसेस हमारा उतना ही, जिससे एडी लॉसेस हमारा बढ़ते जाता है, ठीक है ना। The steel is also widely used in electrical machinery, generators, and the transformers, etc. For making steel of the suitable for the such use, its magnetic properties are of supreme importance, and these properties are obtained by the carefully by adjusting the chemical composition. Following are the properties of various elements of the steel for making to achieve it better magnetic properties. पहला पहला देख लेते हैं, ये चार गो पॉइंट है, कौन कौन सा है हमारा, कार्बन है, सिलिकॉन है, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज है। It is able to keep the carbon content as low as possible at 0.1%. Silicon बोल रहा है, the presence of silicon results in considerable increase in electrical losses and hence it is highly undesirable. Sulfur and phosphorus, if combined content of sulfur and phosphorus is 6.3%, the magnetic properties of steel are greatly affected. Manganese बोल रहा है, if content of manganese exceeds 0.3%, it proves to be injurious to the magnetic properties. ये सब जो magnetic properties कितना कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कार्बन हमारा 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सिलिकॉन जो है हमारा अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल लॉसेस होता है, ठीक है ना, एडी लॉसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सल्फर एंड फास्फोरस है, सल्फर फास्फोरस में क्या होगा, 0.3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैग्नीज जो है हमारा वहाँ भी 0.3% ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डिफेक्ट्स ऑफ स्टील देख लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ स्टील हमारा खड़ा है चार प्रकार का है, कैविटीज है, कोल्ड शॉर्टेडनेस, रेड शॉर्टेडनेस एंड सेग्रीगेशन। कैविटीज एंड ब्लोज हो गया कि जैसे कि हम जब ठंडा करते हैं, ठीक है ना, तो स्टील को ठंडा करते हैं तो वहाँ पे कैविटीज एंड ब्लोज आ जाता है, ठीक है। कोल्ड शॉर्टेडनेस होता है एक्सेस ऑफ फास्फोरस के कारण, ठीक है, एक्सेस ऑफ फास्फोरस के कारण। रेड शॉर्टेडनेस होता है एक्सेस ऑफ सल्फर के कारण, हमारा जो डिफेक्ट आता है वो रेड शॉर्टेडनेस होता है, सल्फर के कारण, ठीक है। सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है कि जब हमारा इनगोट बन जाता है तो यूनिफॉर्मली सॉलिडिफाई नहीं कर पाता है, तो वहां पे सेग्रीगेशन आ जाता है, ठीक है। देख लो कैविटीज ऑफ ब्लो होल्स। Cavity of these are formed when the gas is confined or imprisoned in the molten mass of the metal, ठीक है। मोल्टेन मास ऑफ मेटल में कोई गैस जो रिलीज नहीं हो पाया, अंदर ही रह गया, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो गया। सच कन्फाइंड गैसेस प्रोड्यूसेस बबल्स और द ब्लो होल्स ऑन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल, ठीक है, ब्लो होल्स अंदर करने के हॉलो बना देगा, ठीक है। कोल्ड शॉर्टेडनेस क्या होता है, द स्टील हैविंग दिस इफेक्ट। कोल्ड शॉर्टेडनेस होता है कि जब ठंडा में ठंड ठंड में कोल्ड स्टेट में हम स्टील को अगर वर्क करते हैं तो वहां पे क्रैक्स आ जाता है, ठीक है। द स्टील हैविंग दिस डिफेक्ट क्रैक्स व्हेन बीइंग वर्क ऑन द कोल्ड स्टेट। This defect is due to the presence of excess amount of phosphorus. Excess amount of phosphorus रहेगा तो हमारा cold shortedness हो जाएगा। red shortedness क्या होता है, the steel having this defect cracks when being worked in the hot state, ठीक है। स्टील में पहले तो कोल्ड शॉर्टेज में ठंडा स्टेट में उसको अगर काम करते हैं तो स्टील पे क्रैक आ जाएगा। रेड शॉर्टेज में जो होगा कि गर्म स्टेट में क्रैक करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्रैक आ जाएगा। तो हमारा जो स्टील है ये किससे कारण होता है, एक्सेस सल्फर के कारण होता है। इस डिफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन सम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टील सॉलिडिफाई एट अर्ली स्टेज। कुछ कंस्टिट्यूएंट जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है एंड सेपरेट आउट फ्रॉम द मेन मास। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि एक ये मोल्टेन मेटल है तो यहाँ पे क्या होता है कि अंदर नीचे वाला सॉलिडिफाई हो गया, अभी ऊपर वाला गर्म ही है, ये क्या करेगा, ये अलग हो जाएगा ना। दिस इज नोन एज सेग्रीगेशन एंड इट इज प्रोमिनेंट ऑन द टॉप सरफेस और द इनगॉट्स। इनगॉट्स किसको कहते हैं, इनगॉट्स कहते हैं कि जब इनगॉट्स क्या बोलते हैं, जब हम डेसिमल पेंटिंग में पढ़े थे ना, इनगॉट्स, जब मोल्टेन स्टेट में हम पीक को फेरोमैग्नीज या अदर सब्सटेंसेस डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ स्टील में बनाते हैं, तो वहां क्या करते हैं कि जब सॉलिडिफाई करता है वो चीज जब सॉलिडिफाई कर जाता है वो सॉलिड स्टेट को, सॉलिड जो मटेरियल हमको मिलता है उसी को इनगॉट करते हैं। उसी से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको हम, जैसा स्टील चाहे स्टील का वायर चाहे तो वायर बनाते हैं, स्टील का सीट चाहे तो स्टील का सीट बनाते हैं, ठीक है, उसी इनगॉट से। अब प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील पढ़ो। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील एक तरह से होता है कि माइल्ड स्टील का मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है।
फॉर्ज करने का मतलब क्या है कि हथौड़ा से मारने के बाद क्या होता है कि आसानी से वो चिपटा हो जाता है, ठीक है ना। इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, इट कैन बी इमीडिएटली फॉर्ज्ड एंड द वेल्डेड, ठीक है। इट कैनॉट बी it cannot be easily hardened and tempered. It has a fibrous structure. फाइब्रस स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है कि एक तरह से ये तुम्हारा टेंसाइल लोड ले सकता है, ठीक है ना। इट इज मैल्यूएबल इन द डक्टाइल, इट इज नॉट इजीली अटैक्ड बाय द साल्ट वाटर, इट इज टफर एंड मोर इलास्टिक देन द रॉट आयरन, मोर इलास्टिक है। इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्क, इट रस्ट इजीली एंड रैपिडली। वाइल्ड स्टील का डस्टिंग ज्यादा होता है, ठीक है ना, सॉरी डस्टिंग थोड़ा आसानी से हो जाता है। इस मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। its specific gravity 7.8, its ultimate compressive strength is about 80 to 120 kilonewton per centimeter square. Its ultimate tensile strength, SCI strength about 60 to 80 kilonewton per centimeter square. प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड स्टील, हार्ड स्टील में क्या होता है कि आसानी से ये हार्ड स्टील में टफनेस इसका ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं। तो हार्ड स्टील का कार्बन कंटेंट के अंदर कितना रहता है, 1.1% के अप्रॉक्स रहता है, ठीक है। और माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट रहता है 0.1 से लेकर 0.25% के अप्रॉक्स रहता है, ठीक। हार्ड स्टील बोल रहा है, इट कैन बी इजीली हार्डन एंड टेम्पर्ड, इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, हार्ड स्टील से परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। इट कैन नॉट be readily falls and the welded. It has a granular structure. It is not easily attacked by the salt water. It is tougher and more elastic than the mild steel. It is used for the finest cutlery, edge tools के द्वारा, ठीक है, and for the parts which are to be subjected to shocks and the vibrations. It rusts easily and rapidly. इस melting point is about 30 degrees, उसका 1400 था, यहाँ पे 1300 है। इस स्पेस ग्रेविटी 7.9 है। इस अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अबाउट 140 to 200। हार्ड स्टील में एक्चुअली हार्ड नाम से ही पता चल रहा है कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 से 110 किलोमीटर। अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ इज अबाउट 110 किलोमीटर। शियर स्ट्रेंथ दोनों का नॉर्मली 100-110 के बीच में ही रहता है, ठीक है। अब मैकेनिकल ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं, तो थोड़ा रेटिंग दे दिए। अब मैकेनिकल ट्रीटमेंट में 4 तरह का ट्रीटमेंट होता है। ड्राइंग होता है, फॉर्जिंग होता है, प्रेसिंग होता है, रोलिंग होता है। तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है। ड्राइंग में क्या करते हैं कि हम तार बनाते हैं, फॉर्जिंग में हम क्या करते हैं कि सीट प्लेट बनाते हैं, प्रेसिंग में हम क्या करते हैं कि प्रेशर से अप्लाई करते हैं, रोलिंग में हम एक तरह से इसमें भी रोल करके हम सीट के जो प्रोडक्ट को निकालते हैं, ठीक है, मैकेनिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। लास्ट इसके बाद ओवर करते हैं क्लास। मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील बोलता है, द पर्पस ऑफ गिविंग मैकेनिकल ट्रीटमेंट टू द स्टील इज टू गिव द डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड मैकेनिकल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, डिजायर्ड शेप टू द इनगॉट्स सो एज टू मेक स्टील अवेलेबल इन द मार्केट। फ्रॉम इनगॉट्स का आता है कि हमारा सॉलिडिफिकेशन ऑफ पिग आयरन को हम इनगॉट्स कहते हैं, ठीक है। द मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में भी हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। तो हॉट वर्किंग इज वेरी कॉमन, ठीक है। फॉलोइंग आर द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड इन द मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ड्राइंग, फॉर्जिंग, प्रेसिंग, रोलिंग। ड्राइंग में क्या बोल रहा है, इस ऑपरेशन कैरिड आउट टू रिड्यूस द। ड्राइंग में क्या करते हैं कि हम प्रोसेसर को रिड्यूस करके तार की तरह बना देते हैं, ठीक है। ड्राइंग में कहा दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर एरिया कम करते हैं और लेंथ बढ़ाते हैं। In this operation, the metal is drawn to the die or specific set the tools. The drawing is continued till the wire of required diameter or the cross section is obtained, ठीक है। जिस हिसाब से हमको तो वायर चाहिए उस हिसाब से हम बना लें। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर वायर्स ऑन द रोड। फॉर्जिंग क्या होता है, फॉर्जिंग में पता है हैमरिंग करते हैं हम, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाय द रिपीटेड ब्लोज अंडर ए पावर हैमर और द प्रेस। पावर हैमर से प्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेस क्या होगा कि ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक प्रेस करते हैं, ठीक है। द मेटल इज हीटेड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज। इट इज देन प्लेस्ड ऑन द alloy and is subjected to the blow of the hammer. The process increases the density and improves the grain size of the material. The riveting belongs to the forging. Rivet जो होता है वो forging में होता है, ठीक है। क्या करते हैं हम, जैसे कि रिवेट को भी फॉर्जिंग से ही बनाते हैं, क्योंकि जो कांटी जो होता है रिवेट होता है, इस तरह से हथौड़ा से मार के उसको रिवेटिंग कर देना, ठीक है। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोल्ट्स एंड बोल्ट्स। द स्टील में बी फॉल्ट फ्री और द डाई फॉल्ट। इन द फॉरवर्ड केस द स्टील इज free to split in all the direction as it is hammered. In the latter case, it is pushed under the blow of the hammer to fill the inside of die, and the excess material is forced out
to the special groove and then cut off. The die forged parts have very accurate dimensions. ठीक है, मान लो कि ये स्टील का ये मटेरियल है, इसको हम फॉर्जिंग करने के बाद इतना बड़ा बना दिए। देखिए यही स्टील का मटेरियल को अगर हम सेकेंड मेथड से फॉर्जिंग करेंगे, ठीक है, सेकेंड मेथड करने का मतलब है कि डाई फॉर्जिंग करेंगे। तो डाई फॉर्जिंग में क्या करेंगे कि स्टील का मटेरियल दिया, इसको हम क्या करेंगे, कोई ये ढांचा में हमको डालना है, तो इसको ढांचा में डाल के क्या करते हैं कि इसको ऊपर से हथौड़ा से मारने के बाद इसको क्या करते हैं कि बाकी सब जो मटेरियल है उसको स्क्रैप ऑफ कर देते हैं। ठीक है, प्रेसिंग हो गया। प्रेसिंग तो नाम से समझ में आ रहा है कि प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हेवी प्रेशर इसमें अप्लाई होगा, तो आर्टिकल जो होता है जितना हिसाब से हमको जितना शेप चाहिए, प्रेसिंग में क्या होता है कि प्रेसिंग में फायदा होता है कि तुम्हारा जो मटेरियल का जो ग्रेन होता है वो ग्रेन यूनिफॉर्मली प्रेस होता है। ठीक है ना, प्रेसिंग कराती दिस इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज कैरिड आउट in an equipment known as the press. The main advantage of this process is that it does not involve any shock. कोई भी शॉक यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कि वहाँ forging में होता था। और press consists of mainly a die and the punch. The die and the punch are suitably shaped to get the article of the desired shape. The metal is placed on the die and the punch and is then lowered under the heavy pressure. The metal is thus pressed between the die and the punch, and the articles of the desired shape is obtained. For pressing the articles with the wide changes of the shape, the pressing is to be carried out in the different stages. This process is useful when a large number of similar engineering articles are to be produced. अब रोलिंग कर रहा है, रोलिंग हो गया कि तुम्हारा सिंपल है कि जैसे कि रोलिंग में जैसे कि रेलवे का ट्रैक बनाना है, ठीक है ना। तो रोलिंग में क्या होता है कि प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। यहाँ से जैसे कि एक तरह से मान कि एक मशीन है, इसके अंदर मटेरियल एंट्री किया और जो आउटपुट आउटपुट आया वो फिनिश्ड प्रोडक्ट आया। ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहा। यहाँ पे स्टील कोई मशीन हुआ, रोलिंग क्या करके उसको शेप में ही कट करके उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, रोलिंग करा दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन द स्पेशली प्रिपेयर्ड रोलिंग मिल्स। रोलिंग मिल्स में करता है द इनवर्ट्स व्हाइल स्टील इन रेट हॉट आर पास्ड इन सक्सेशन थ्रू द डिफरेंट रोलर्स एंड until articles of desired shape are obtained. The various shapes such as angles हो गया, channels हो गया, flats, joists, reels etc. are obtained by the process of rolling. It is possible to prepare jointless pipe with the help of this process। ठीक है, jointless pipe भी हम बना सकते हैं इनसे। क्या होगा कि सिंपल क्या करेंगे, मटेरियल को देते जाएंगे और फिर बाहर हमारा फिनिश प्रोडक्ट निकलते जाएगा। द सॉलिड रॉड is bored by rollers in this stage until the pipe of required diameter and the thickness are obtained। ओके, तो ये हमारा रोलिंग हो गया। क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एक अटेंडेंस ले लेते हैं। हेलो हेलो, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा? हेलो, ओके, तो क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।